जू नैनियन को एक बार फिर ली किंगशुई और डू जियाहाओ के बीच विवाद में अपनी आवेगपूर्ण भागीदारी पर पछतावा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसके भाई को भी चोट पहुंची। जू जिकियांग आज्ञाकारी ढंग से लेट गया, जू नैनियन के माथे पर घाव को देखता रहा और आत्मग्लानि से घिर गया। यदि वह इतना बेकार न होता तो उसकी बहन को तंग नहीं किया जाता। जैसे ही अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला, भाई बहनों को एक दूसरे पर दया आ गई। जिन्यू को जू नैनियन अपने वार्ड में नहीं मिली थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वह यहाँ आई होगी। वास्तव में अपने हाथों में भोजन के 2 हिस्से लेकर जिन्यू आगे बढ़ा, लेकिन किसी भी भाई बहन ने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया। उसने नज़र घुमाई और देखा कि दोनों एक दूसरे को स्नेह से देख रहे हैं। अगर जिन्यू को यह नहीं पता होता कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो वह लगभग यही सोचता कि वह अनावश्यक है। अहम अहम, उसने जोर से अपना गला साफ किया। जू जिकियांग और जू नैनियन ने एक साथ अपने सिर उठाए और जिन्यू को आते देखा। जू जिकियांग ने पुकारा, बहन। मम्फ। यह महसूस करते हुए कि जू जिकियांग ने अनजाने में क्या कह दिया था, नैनियन ने जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। जू जिकियांग ने उलझन से जू नैनियन को देखा और जू नैनियन ने एक सूखी हे कहा। तभी जू जिकियांग को अपनी बहन की पिछली हिदायत याद आई कि जिन्यू को जीजा जी न कहें। उसने समझदारी दिखाने के लिए पलकें झपकाईं, उम्मीद करते हुए कि जू नैनियन जल्दी से अपना हाथ हटा लेगी। उनकी बातचीत को देखकर जिन्यू ने तत्स्थता से टिप्पणी की, क्या आप उसे मार डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जू नैनियन ने जिन्यू की ओर देखा। जू जिकियांग की नाक और मुंह जू नैनियन के हाथ से ढके हुए थे और ये देखकर कि वह जाने नहीं दे रही है, उसने जल्दी से उसकी कलाई को अलग करने की कोशिश की। तब जू नैनियन को अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत का एहसास हुआ और उसने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया। जू जिकियांग ने अपना सिर झुका लिया और हौंफने लगा। जिन्यू ने भोजन को कैबिनेट पर रखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमाया, उसके चेहरे पर हथेली का निशान अचानक नैनियन के दृश्य में आ गया। ओह, ये तो बहुत सूझ गया है। उसने सहज ही अपनी हथेली की ओर देखा और महसूस किया कि उसने शायद बहुत अधिक बल का प्रयोग किया है। उसकी उंगलियां कांपने से खुद को नहीं रोक सकीं। जिन्यू ने बगल से देखते हुए उसकी हरकत देखी और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? जू नैनियन ने अपना चेहरा कड़ा कर लिया और स्वोश करते हुए अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वह फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा। अच्छाई के बदले बुराई करने वाली वह वही है जिसके बारे में वे बात करते हैं। किसी ने उसे बचाया, फिर भी उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। दबाव को झेलने में असमर्थ नैनियन ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर जिन्यू की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। एक लड़की का हाथ इतना नाजुक कि उसमें अभी भी दर्द हो रहा था। चीजों को जगह पर रखने के बाद जिन्यू बिस्तर के पैर के चारों ओर घूम गया और पीछे से उसने उसकी कलाई खींची। मुझे देखने दो। गोरी उंगलियां पतली और नाजुक थीं, उंगलियों के सिरे गोल और हल्के गुलाबी थे, जो उसके हाथ में अविश्वसनीय रूप से मुलायम लग रहे थे। जिन्यू अपने आने का उद्देश्य भूल गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कई बार दबाया। जू नैनियन, क्या उसे फिर से चिढ़ाया जा रहा था? लेकिन इस बार उसने बदले में उसे थप्पड़ नहीं मारा। अपना हाथ वापस खींचते हुए उसने दुखी गहरे स्वर में उसे याद दिलाया, जिन्यू ज्यादा दूर मत जाओ। जानबूझकर धीमी की गई कोमल आवाज उदासी और मोहक लग रही थी। किंग कियान की सांसें गर्मजोशी से जिन्यू के कान तक पहुंच रही थीं। जिन्यू जल्दी से सीधा हो गया और कुछ अनिच्छा से अपना हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि वह भूल गया था कि उसने उसे क्यों पकड़ा था। जू जिकियांग ने एक तरफ से दूसरी तरफ देखा, अपने होठों को एक साथ दबाया, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे कि जिन्यू को तभी याद आया कि उसका साला वहां मौजूद था। वह पास गया और दलिया खोला। उसने एक डिब्बा जू जिकियांग को और दूसरा जू नैनियन को दिया। धन्यवाद जीजा जी, जू जिकियांग ने बिना सोचे समझे कह दिया। जिन्यू का मूड तुरंत ठीक हो गया। उसके होंठ एक ऊंचे चाप में मुड़ गए। धीरे धीरे खाओ, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं और खरीदूंगा। जू नैनियन ने दलिया का कटोरा पकड़े हुए जिन्यू की ओर देखा। इसलिए वह गुस्से में नहीं गया था, बल्कि उनके लिए खाना लाने गया था। ये जानवर अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? जिन्यू की मदद करने के लिए ये शाओटिंग ने एक बार फिर किंगशान प्रशासन गांव का दौरा किया। जब वह शू नैनियन के घर पहुंचे तो उन्होंने नैनियन और शू जिकियांग के जिन्यू के निवास पर आने का उल्लेख किया। ये शाओटिंग के पास शब्दों का एक तरीका था। कुछ अलंकरण के साथ उन्होंने कहानी को इस रूप में प्रस्तुत किया कि जिन्यू नैनियन से अलग होना सहन नहीं कर सकता था और वह आग्रह करता है कि वह कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रहे। उन्होंने न केवल जिन्यू के स्नेह के बारे में बात की, बल्कि उन्होंने वुलैन का भी जिक्र किया और दावा किया कि उसकी और नैनियन की अच्छी बनती है और वुलैन चाहती है कि नैनियन कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहे। यान कुईहुआ ने यह सुनकर अपना मुंह ढक लिया और खुशी से हंस पड़ी। वह अपने दामाद से बेहद खुश थी। यदि वे उसकी बेटी से प्रेम नहीं करते तो क्या वे उसे वापस लाने में इतने अनिच्छुक होते? और फिर वुलैन था।
यदि भविष्य में बेबी नियान की शादी जिन यू से होती है तो वू लैन बेबी नियान की सास बन जाएगी। इन दिनों एक पति जो 100% परिपूर्ण है उसकी तुलना एक सास जो 50% सभ्य है से नहीं की जा सकती। एक कठिन सास का मतलब जीवन भर का दुख हो सकता है। इसके अलावा दामाद के घर पर केवल बेबी न्यान ही नहीं थी, उसका बेटा भी वहां था। इस तरह भले ही बेबी न्यान कुछ दिनों के लिए घर न आए, उसके बारे में कोई गपशप नहीं होगी। ये तथ्य कि भावी सास ने उसकी बेबी नियान का पक्ष लिया, यान कुइहुआ को बहुत खुशी हुई। वह बार बार कहती रही, जरूर जरूर जरूर, उसे जितने दिन रहना है रहने दो। बड़े भतीजे, कृपया मेरे नेनियन से कहो कि वह जिन यू के साथ अधिक समय बिताए। घर पर कोई जल्दी नहीं है। बड़ा भतीजा, ये शाउटिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में संबोधन का यह एक प्रचलित तरीका होगा। संभवतः ये शब्द यहाँ के युवा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है आंटी, चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि संदेश पहुंचा दूं। ये शाउटिंग ने मुस्कुराते हुए यान कुइहुआ से जू जिचेंग और जू डोयू को बाहर लाने के लिए कहा ताकि वे दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला सकें। जू डोयू और जू जिचेंग को पता था कि उनकी बहन उन्हें आज नामांकन कराने ले जाएगी और नामांकन कराने के बाद वे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा सकेंगे। दोनों छोटे बच्चे पूरी रात उत्साहित रहे थे और जिस क्षण से न्यानियन सुबह सामान बेचने के लिए काउंटी शहर के लिए रवाना हुई, वे उत्सुकता से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर जब भी न्यानियन सामान बेचने के लिए काउंटी शहर जाती थी तो वह दोपहर तक वापस आ जाती थी। अब दोपहर हो चुकी थी और वह अभी तक वापस नहीं आई थी, जिससे वे दोनों काफी चिंतित हो गए थे। दोनों बच्चों की दुनिया में यह विचार कभी उनके मन में नहीं आया कि नैनियन के साथ कुछ हुआ होगा। आखिरकार उनके पास अभी तक ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। जब वे नैनियन का व्यर्थ इंतजार कर रहे थे तो बच्चे शुरुआती उत्साह और उल्लास से हताश और निराश हो गए, यहाँ तक कि उन्हें डर भी लगने लगा कि नैनियन ने एक बार फिर उन्हें स्कूल भेजने के बारे में अपना मन बदल लिया है। ये शाउटिंग का आगमन और उनके शब्द दोनों बच्चों के कानों के लिए संगीत की तरह थे। ये बहुत अच्छी खबर थी, आखिरकार उनकी बहन उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक रही थी। वह अपने बहनोई से मिलने गई थी और अब एक अच्छे चाचा उन्हें नामांकन कराने के लिए ले जाने आए थे। ये देखकर कि दोनों छोटे बच्चे स्कूल के लिए कितने उत्सुक थे, ये शाउटिंग को अपने दिल में गहरी खुशी महसूस हुई। वे वास्तव में दो प्यारे, अच्छे व्यवहार वाले बच्चे थे। ये शाउटिंग बच्चों को नामांकन के लिए ले गए, जिससे यान कुइहुआ बेहद संतुष्ट हो गए। उसने सोचा कि ये शाउटिंग एक बुरा युवक नहीं है और उसने सोचा कि क्या उसे किसी संभावित साथी से मिलवाना चाहिए। ये सोचकर कि वह उनके नैनियन की मदद कर सकता है और अपने छोटे बहनोई के परिवार की लड़की को ध्यान में रखते हुए यान कुइहुआ बहुत उत्साहित होकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे एक जरूरी बात याद आ गई और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। ओह, वह ब्लैक कोल बॉल, क्या कोई उसे पसंद करेगा? जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, नहीं। ये बड़ा भतीजा बहुत सुंदर था और एक अच्छे परिवार से था, बिल्कुल उनके दामाद की तरह। ऐसे वांछनीय गुणों के साथ वह संभवतः अपने विनम्र जू परिवार से ब्लैक कोल बॉल पर कैसे नजर रख सकता था। यान कुइहुआ का उत्साह तुरंत शांत हो गया और अपनी छाती पर जोर से धमाका करते हुए और पैर पटकते हुए वह चिल्लाई, उस ब्लैक कोल बॉल ने एक अच्छे नौजवान को बर्बाद कर दिया है, वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। इस बीच जू सिसी, जो अपना ग्रीष्मकालीन होमवर्क पूरा करने की बेचैनी से कोशिश कर रही थी, अचानक कई बार चीखने लगी, यहाँ तक कि उसके नाक से बलगम का एक बुलबुला भी निकला। होमवर्क हल करने में संघर्ष करते हुए और बूढ़ी महिला को अभी भी पंखा झलते देख चिढ़कर जू सिसी ने शिकायत की, दादी, आप पंखा झलने से मुझे सर्दी दे देंगी। उपहास किया जा रहा है। दूसरा अद्यतन, पंखा झलते हुए बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर देखा और पंखा उठाया, तुम पिटाई मांग रही हो? जू सिसी ने अचानक अपनी गर्दन सिकोड़ ली। ओह, किसने उसे अभी अपनी दादी पर चिल्लाने की हिम्मत दी? अपनी दादी द्वारा अक्सर अपने नितंबों पर इस्तेमाल किए जाने वाले पंख झाड़न को याद करते हुए जू सिसी का चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भर गया। दादी, मैं आपके साथ मजाक कर रही थी। बुजुर्ग महिला ने खुद को पंखा झलना जारी रखा, अपनी सबसे सांवली पोती की ओर एक नज़र डाली और उदासीनता से कहा, हमारे परिवार में सभी लोगों में से तुम सबसे बदसूरत हो। अपनी दादी के साथ मजाक करने के बजाय बेहतर होगा कि आप जाकर देखें कि सिस्टर नैनियन कैसी दिखती हैं और कैसे उन्हें आपके दादाजी की सारी सुंदरता विरासत में मिली है। जल्दी करो और अपने आप को सुंदर बनाना सीखो। तुम इतने काले हो कि मैं तुम्हारी आंखें भी नहीं ढूंढ सकता। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम अंततः एक भूत से शादी कर लोगे। जब बात अपनी प्यारी बड़ी पोती की आई तो वृद्ध महिला की आंखें और भौहें हंसी से नरम पड़ गईं, जिससे उसके चेहरे पर और भी अधिक झुर्रियां आ गईं। प्रसन्न होकर उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जू सिसी पर और भी अधिक भावुकता से प्रहार किया और कहा, भूत भी सोचेंगे कि तुम बहुत काले हो। जू सिसी के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह रोना चाहती हो, लेकिन उसके आंसू नहीं थे, वह बस थोड़ा चिल्ला रही थी। उसने किसे परेशान किया था?
उसे रोने का मन हुआ और उसे सिस्टर नेनियन से सीखने का सुझाव देना, मानो यह कोई ऐसी चीज़ है जिसे कोई सीख सकता है। उनके दादा एक ही थे, तो फिर वह उनसे मिलती जुलती क्यों नहीं थी? आखिरकार क्या ये सब उसके पिता की गलती नहीं थी कि उन्हें अपने दादाजी का सुंदर रूप या अपनी दादी की सुंदरता विरासत में नहीं मिली और इसके बजाय वे एक फल के समान दिखते थे? इसके लिए उसे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? एक ऐसे पिता के साथ जो प्रभावशाली नहीं था, जिसे वृद्धों की सुंदरता का 10% से भी कम हिस्सा विरासत में मिला था। ये पहले से ही बुरा नहीं था कि वह 1% भी विरासत में पाने में कामयाब रही और फिर भी वह मानवीय दिखती थी। उसकी चचेरी बहन उनके दादाजी जैसी दिखती थी, सुंदर और आकर्षक। आखिरकार वे 2 बहनें थीं। यदि उसकी बहन भी उससे मिलती जुलती थी, तो कोई यह कह सकता था कि वह भी उससे मिलती जुलती थी। कम से कम वह लौकी तो नहीं बनी। बस थोड़ा सा अंधेरा है, बस इतना ही। तारांकन। दूसरी ओर अस्पताल के बाहर शू नेनियन ने उस आदमी की ओर देखा जो उसके पीछे पीछे कदम रख रहा था, और थोड़ा चौंकते हुए बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वह कोई कुटिल विचार तो नहीं सोच रहा था, है न? वह जिन यू के विशेष रूप से करीब नहीं थी, लेकिन वह ये भी नहीं कहेगी कि वे अजनबी थे। जू नेनियन को पता था कि होश में रहते हुए जिन यू शायद उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वह एक उपद्रवी होगा। इसीलिए शू नेनियन ने बहुत सावधानी के साथ बात की। आप कहाँ जा रहे हैं? जिन यू ने जू नेनियन की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अपने सूजे हुए सुंदर चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ा। जू नेनियन ने सहज रूप से एक कदम पीछे हटकर उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखी। जाहिर है मैं रहने के लिए एक होटल ढूंढने जा रहा हूँ। उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं और उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी। शाम हो चुकी थी, वह ज़्यादा देर तक अस्पताल में नहीं रह सकती थी। क्या तुम्हें फिर से गुंडों और बदमाशों से सामना होने का डर नहीं है? जिन यू ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी उभरी हुई भौहों के नीचे तीखी और पैनी काली आंखें थीं। यदि उनसे पूछा जाए कि इन सब से पहले जिन यू ने उन पर क्या प्रभाव डाला था, तो जू नेनियन कहती कि यह एक चलता फिरता पुरुष हार्मोन था। इस तरह का जंगली आकर्षण वह केवल उसी में महसूस कर सकती थी। लेकिन अब पहली चीज जो शू नेनियन ने देखी, वह था उसका सूजा हुआ चेहरा, जो उसकी भयंकर आभा के साथ मिलकर असाधारण रूप से हास्यास्पद लग रहा था। अपराधी होने के नाते उसके लिए ऐसा महसूस करना सही नहीं था, लेकिन जू नेनियन बस हंसना चाहती थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन खुद को रोक नहीं सकी। जू नेनियन जोर से हंस पड़ी। उसकी मोहक हंसी कोमल और मुलायम थी, दूधिया और मधुर लग रही थी, जो श्रोता के कानों को एक फड़फड़ाते पंख के ब्रश की तरह गुदगुदा रही थी। शाम के सूर्यास्त की गर्म लाल रोशनी उस पर समान रूप से चमक रही थी, जिससे उसका पहले से ही निर्दोष चेहरा गर्म, कोमल और अनूठा रूप से आकर्षक लग रहा था। बहुत ही मनमोहक। जिन यू ने अपनी जीभ चटकाए उसके सामने आया, अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा। उसकी पतली फीनिक्स जैसी आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह अजीब लगता है? उसके सूजे हुए गाल के साथ उसकी शांत अभिव्यक्ति वास्तव में बहुत मनोरंजक थी। लेकिन जू नेनियन ने हंसना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने होठों को सीधा रखने की कोशिश की और अविश्वसनीय रूप से कहा, यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। जिन यू ने अपने होठों पर मुस्कान फैला दी। जैसे ही उसने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। उसके भीतर छिपी हुई चमकती पुतलियां एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी थीं। अचानक उसे वह लड़की कुछ प्यारी सी लगी, उतना असहनीय नहीं जितना उसने सोचा था। बातचीत पिछले विषय पर लौट आए और जिन यू ने कहा, आपके लिए अकेले गेस्ट हाउस में रहना सुरक्षित नहीं है। उसके जैसे चेहरे के साथ अकेले गेस्ट हाउस में जाने पर वह आसानी से बुरे इरादों वाले लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। डू जियाहाओ के साथ हुई घटना के बाद जू नेनियन ने अब अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया। उसकी बातें सुनकर उसका दिल घबरा गया। वास्तव में आजकल के गेस्ट हाउस सभी प्रकार की सुविधाओं से भरे हुए हैं और उनकी तुलना बाद के समय के सुव्यवस्थित होटलों से नहीं की जा सकती। बाहर अकेले रहने से वास्तव में सुरक्षा संबंधी खतरे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने सुझाव दिया, शायद मुझे अस्पताल के वार्ड में ही रहना चाहिए। ये कहते हुए वह जिन यू के पास से अस्पताल की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से टकराए, उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने टस्क किया और असहजता से अपना कान खुजलाया, मेरे घर आओ। मेरी माँ घर पर नहीं है। वो लैंड कॉमरेड श्री से मिलने गए थे, जिन कई महीनों तक वापस नहीं आएंगे। जू नेनियन वुलैन के आसपास होने पर जिन यू के घर जाना भी नहीं चाहती थी, और जब वह आसपास नहीं थी तब तो और भी अधिक। उसके साथ अकेले रहना हो। जैसे ही वह विनम्रता से मना करने वाली थी, उसने जिन यू को ये कहते सुना, चिंता मत करो, अब हम साझेदारी में हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। साझेदारी, ये सही है। जू नेनियन को अपनी आय का आधा हिस्सा उसके साथ साझा करने की बात याद आई और तुरंत उसके दिल में एक दर्दनाक दबाव महसूस हुआ। आत्मरक्षा तकनीक सीखने में उसकी आधी आय खर्च हो गई, लेकिन जिन लोगों को वह जानती थी उनमें से केवल जिन यू ही मार्शल आर्ट में निपुण था।
जहां तक अन्य पुरुषों का प्रश्न है, सच कहें तो जू नेनियन आसानी से उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। जिन यू स्पष्ट रूप से बोल रहा था, उनमें पुरुषत्व की प्रबल भावना थी और स्पष्ट मानसिक स्थिति में वे किसी महिला पर दबाव डालने के विचार से घृणा करते थे। इसलिए जू नेनियन को उससे कुछ हद तक आश्वस्त महसूस हुआ, लेकिन केवल कुछ हद तक। अंत में जू नेनियन जिन यू के पीछे उसके घर तक गया। यह उनकी यहाँ दूसरी यात्रा थी। पहली बार वह जिन यू के साथ एक ब्लाइंड डेट के लिए आई थी और यहाँ जो कुछ हुआ उसकी यादें उसे अच्छी नहीं लगीं। प्रवेश द्वार पर जिन यू ने जूते की अलमारी से 2 जोड़ी जूते निकाले, एक उसका और दूसरा उसके पिता का। उन्होंने शू नेनियन को जो चप्पलें दी वे वही थीं जो वह आमतौर पर पहनते थे। जिन यू के पैर बड़े थे और जब जू नेनियन ने उन्हें पहना तो यह नाव खींचने जैसा था, बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं था। एक कदम चलने के बाद उसके पैर बाहर निकल गए, जूता पीछे रह गया, भूख से अपने मालिक की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि उसके गोरे पैर की कोमल हथेली ठंडे फर्श को छू रही थी। जू नेनियन ने जिन यू की ओर देखा। ये जूते किसके हैं? वे बहुत बड़े हैं। उसने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी पानी से भरी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जिनसे एक आकर्षक आभा फैल रही थी। लंबी पलकें फड़फड़ा रही थीं। उसकी बादाम के आकार की आंखों के नीचे एक सौंदर्य चिन्ह हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के कोनों से उसका मोहक आकर्षण चुपचाप फैल रहा था। जिन यू ये दृश्य देखकर कुछ हद तक चकित हो गया। उसकी उंगलियां उसकी पतलून की सिलाई पर मुड़ गईं। कोई जवाब न सुनकर जू नेनियन की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। अरे जिन यू, क्या तुमने मुझे सुना? उसकी आवाज नर्म और रुई जैसी, उमस भरी और धीमी थी, जो सूखे मुंह और प्यासी जीभ को लुभा रही थी। जिन यू ने अनजाने में अपने होंठ चाटे। मेरे हो। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं। उसका क्या था? उसने पूछा था कि क्या उसने उसकी बात सुनी है? जिन यू, जूते मेरे। जू नेनियन, ओह। उसके दिमाग में मछली की याददाश्त थी। एक पल वह कोई सवाल पूछती, अगले ही पल वह उसे भूल जाती। उसने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर झुकाते हुए ओह कहा। उसकी मुलायम पतली लंटें उसके भरे हुए माथे पर लटक रही थीं, जबकि उसके नाजुक गाल चिकने और गोरे बने हुए थे। उसका आचरण इतना मनमोहक और अनुचित था कि जिन यू को यह भी समझ में नहीं आया कि यह महिला इतनी सुंदर कैसे हो गई कि उसकी सांसें थम सी गईं। उसकी भौहों की हर सिकुड़न या होठों का उभार एक आकर्षक गुण था, यहाँ तक कि उसका एक सरल और आज्ञाकारी ओह भी किसी के दिल में खुजली पैदा कर सकता था। जिन यू एक बात के बारे में निश्चित था, यह नहीं था कि लड़की में शिष्टाचार की कमी थी, बल्कि यह था कि उसका रूप बहुत ही भद्दा था। चाहे वह कुछ भी करे, उससे नजरें हटाना असंभव था। जिन यू ने जोर से गला साफ किया। इन्हीं से काम चला लो, घर में इससे छोटे जूते नहीं हैं। दरअसल वुलन की चप्पलें थीं, लेकिन जिन यू ने उनका जिक्र नहीं किया। उसे उसके नाजुक पैरों को अपनी बड़ी चप्पलों में फिसलते देखकर बेवजह मजा आ रहा था। घर पर एक अतिथि कक्ष था, लेकिन उसे अभी तक साफ नहीं किया गया था, इसलिए जिन यू जू नेनियन को अपने कमरे में ले गया। कमरे के द्वार पर पहुंचकर जू नेनियन रुक गया। उसे याद आया कि यह जिन यू का कमरा था। आप मुझे यहीं सोने के लिए कह रहे हैं? आपके कमरे में? जू नेनियन की तिरस्कारपूर्ण लेकिन पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण नहीं नज़रों से देखे जाने पर जिन यू को हर जगह बेचैनी महसूस हुई। बिस्तर की चादरें और कवर आज सुबह ही बदले गए हैं। मैं बगल वाले अपने माता पिता के कमरे में सोऊंगा। अतिथि कक्ष अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये सुनकर जू नेनियन ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। ठीक इसी तरह जिन यू ने देखा कि जू नेनियन ने उसके कमरे का दरवाजा खोला, अंदर चला गया और फिर एक धमाके के साथ उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से उसकी धीमी आवाज आई, धन्यवाद। जिन यू की नाक लगभग चोटिल हो गई थी। उसने अपनी उंगलियों को मोड़कर अपनी नाक को छुआ, यह महसूस करते हुए कि वह उससे सावधान थी, किसी और से ज्यादा। जब उसने कदमों की आहट धीमी होते सुनी, तभी जू नेनियन राहत की सांस लेकर बिस्तर पर चढ़ गई। जिन यू का कमरा सादा, विशाल और सादा था। अंदर सिर्फ एक बिस्तर, एक अलमारी और एक डेस्क थी। बिस्तर की चादरें और कवर सभी काले थे। तकिए में अपना चेहरा छुपाते हुए उसे एक साफ सुगंध महसूस हुई, जो संभवतः साबुन से धुली हुई थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब वह शांत हुई, तो जू नेनियन को गहरी नींद में जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वह गहरी नींद में सो रही थी, दूसरे कमरे में जिन यू अपने हाथों को सिर के पीछे बांधे छत की ओर ताकता हुआ लेटा हुआ था। अंततः उसे वह व्यक्ति मिल गया था जिसकी वह तलाश कर रहा था। पूरे दिन के चिंतन के बाद जिन यू अब उतना उत्साहित नहीं था जितना पहली बार मिलने पर था। फिर भी उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये पता चला कि जू जियाओ ही वह व्यक्ति था जिसे वह ढूंढ रहा था। क्योंकि जू जियाओ वह लड़की थी जिन यू की मानसिकता में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे, जिनके बारे में उसने स्वयं भी ध्यान नहीं दिया था। इससे पहले वह बस यही चाहता था कि वह उस लड़की को ढूंढे, उसकी जिम्मेदारी ले, शादी तक ही सीमित रहे, उसे एक शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करे। लेकिन ये सब एक शर्त पर टिका था कि लड़की उससे शादी करना चाहती थी।
यदि वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी तो वह उसे कुछ धनराशि देने तथा उसके लिए एक स्थिर नौकरी दिलाने की पेशकश करता था ताकि वह अपना शेष जीवन आराम से बिता सके। यह उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में होता था। अब जब वह जानता था कि वह व्यक्ति जू नेनियन है तो जिनयू को यह एहसास नहीं हुआ था कि वह हर तरह से जू नेनियन के करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उससे शादी कर सके। जिनयू ने सोचा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जू नेनियन वह लड़की थी, न कि इसलिए कि वह लड़की जू नेनियन थी। उसके अवचेतन में कारण और प्रभाव धुंधले हो गए थे। उन्होंने तो ये भी सोचा कि उनके श्रमसाध्य प्रयास केवल जिम्मेदारी की भावना के कारण थे। एक दीवार उन दोनों को अलग कर रही थी। पहला, जू नेनियन गहरी नींद में सो रहा था, जबकि दूसरा, जिनयू, बेचैनी से करवटें बदल रहा था। सुबह 7 बजे वह किसी तरह सो पाया। कुछ ही देर में वह अचानक 2 लगातार चीखों से जाग गया, एक शू नेनियन की और दूसरी ये शाओटिंग की, एक ऐसी आवाज़ जिसे जिनयू बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये समझते हुए कि क्या हुआ होगा, जिनयू ने अपनी आंखें खोलीं, बिस्तर से छलांग लगाई और अगले कमरे की ओर भागा। एक बड़ी गलतफहमी, एक अद्यतन। जिनयू बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में भाग गया, अपना पैर उठाया और दरवाजा खोल दिया। जू नेनियन ने खुद को रजाई में लपेट लिया था, उसकी आंखें धुंध से भरी हुई थीं और वह बिस्तर के पास खड़े ये शाओटिंग को गुस्से से घूर रही थी। और ये शाओटिंग ने अपने नंगे धड़ से घबराहट में अपना चेहरा ढक लिया, उसकी उंगलियों पर स्पष्ट लाल निशान दिखाई दे रहे थे। ये देखकर कि उसने केवल घुटनों तक की लंबाई वाली बॉक्सर शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जिनयू ने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था और उसके माथे की नसें गुस्से से धड़कने लगीं। ये शाउटिंग, वह गुस्से से चिल्लाया और ये शाउटिंग तुरंत वास्तविकता में लौट आया और जोर से समझाया, जिनयू, यह एक गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। बिना एक और शब्द कहे जिनयू उसके पास गया, जमीन से कपड़े उठाए और उसके चेहरे पर फेंकते हुए बोला, बाहर निकलो और समझाओ। यह जानते हुए कि उसकी हालत में रहना असुविधाजनक था, ये शाउटिंग ने जल्दी से कपड़े उठाए और बाहर भाग गया। जू नेनियन ने दांत पीसते हुए सोचा कि यह सब जिनयू ने ही करवाया है और गुस्से से अपना सिर उठाकर जिनयू से पूछा, जिनयू, तुम्हारा क्या मतलब है? जू नेनियन शायद ही कभी गालियां देती थीं, बल्कि सटीक रूप से कहें तो वह लगभग कभी नहीं देती थीं, और यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब उन्हें गालियां देने का मन करता था। वह गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसने दरवाजा खुलने की धीमी आवाज़ सुनी और तुरंत होश में आ गई। उसने सोचा कि यह जिनयू है और वह उठने ही वाली थी कि किसी ने रजाई उठा ली। इसके बाद ये शाउटिंग अपने नंगे धड़ और केवल बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए बिस्तर पर चढ़ गया। जू नेनियन ने एक तीखी चीख निकाली और उसे देखकर ये शाउटिंग भी चौंक गया और चिल्लाने लगा। इसके तुरंत बाद जू नेनियन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने में संकोच नहीं किया। ये शाउटिंग बुरी तरह डर गया और बिस्तर से लुढ़क कर नीचे रेंगने लगा। तभी जिनयू आ गया। जू नेनियन अपनी गर्दन अकड़कर खड़ी थी, उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें धुंधली पड़ रही थीं, जबकि जिनयू का चेहरा बिजली की तरह काला पड़ गया था। फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाने की बहुत कोशिश की। मुझे माफ़ करना, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अभी जिनयू का मन कर रहा था कि वह ये शाउटिंग को कुचल दे। यद्यपि वह जानता था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन उसके सामने उस हास्यास्पद अवस्था में उछलने कूदने, यहाँ तक कि संभवतः बिस्तर पर चढ़ने के विचार से उसके सिर में क्रोध उमड़ पड़ा। यद्यपि जिनयू क्रोधित था, लेकिन जब उसने जू नेनियन से माफ़ी मांगी तो उसका स्वर बहुत क्षमाप्रार्थी था और वह लगभग 90 डिग्री झुका। शू नेनियन ने शुरुआती सदमे और शर्मिंदगी से अपने होश वापस पा लिए थे। जिनयू को अपने सामने झुकते देख वह बेहद हैरान हुई। जिनयू, वास्तव में वह इतनी विनम्रता से उससे माफ़ी मांग रहा था, क्या ये वास्तव में वह था? वह आदमी जिसके कदमों में अहंकार भरा हुआ था, इतना घमंडी और अहंकारी था, क्या वह वास्तव में माफ़ी मांग रहा था? उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद इसका जिनयू से कोई लेना देना नहीं था, उसके उच्च स्तरीय व्यक्तित्व के साथ। अगर यह उसका विचार होता तो वह माफ़ी नहीं मांगता। कुछ सोचने के बाद, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में उसकी गलती नहीं थी, जू नेनियन को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने कहा, यह आपकी गलती नहीं है, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मुझे माफ़ करना, मुझे आपसे सवाल नहीं करना चाहिए था। जिनयू के माफ़ी मांगने से पहले जू नेनियन गुस्से से भर गई थी और उसे गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह सोच रही थी कि ये शाउटिंग को जिनयू ने उसे अपमानित करने के लिए भेजा है। लेकिन उनकी माफ़ी के बाद वह अनाम गुस्सा तुरंत गायब हो गया। शांत होने के बाद जू नेनियन ने उससे पूछा कि क्या हुआ था। जिनयू ने फिर जू नेनियन को बताया कि कैसे ये शाउटिंग पिछले कुछ दिनों से उसके कमरे में रह रही थी। ये शाओटिंग और जिनयू बहुत करीब थे, इतने करीब कि ये शाओटिंग के पास जिनयू परिवार की सभी संपत्तियों की बैकअप चाबियां थीं। पूरी कहानी सुनने के बाद जू नेनियन के दिल की बेचैनी पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर उसने अपनी लाल उंगलियों को देखा। जू नेनियन ने अपने होंठ भींच लिए, उसका हाथ सुन्न हो गया। संभवतः ये शाओटिंग को और भी अधिक दर्द महसूस हुआ।
हालांकि आज की घटना के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, कोई भी महिला संभवतः इसी तरह प्रतिक्रिया देती। गहरी नींद में सो रही थी और अचानक एक नंगे धड़ वाला और केवल बॉक्सर शॉर्ट्स में एक आदमी उसके कंबल में घुस गया। उसे थप्पड़ मारना पहले से ही दयालु था। हालांकि चून की यह व्यक्तिपरक सोच के कारण हुई गलती नहीं थी, बल्कि एक गलतफहमी थी, इसलिए जू नेनियन ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। अभी भी बहुत जल्दी है, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए, जिनयू ने होंठ भींचते हुए कहा। जू नेनियन ने वही पोशाक पहन रखी थी जिसमें वह आई थी, शुद्ध सफ़ेद ब्लाउज और लंबी स्कर्ट जिसे उसने स्वयं तैयार किया था। उसने कंबल पकड़ते हुए सिर हिलाया। जिनयू झिझका, उसकी नम आंखों को देखकर एक बार नर्म आंखों से उसकी ओर देखा और उसकी आवाज़ नर्म हो गई। डरो मत, शाओटिंग का दिल बुरा नहीं है। मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें और कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ये जिनयू का जू नेनियन से वादा था, साथ ही खुद से भी वादा था। केवल अंतिम दो वाक्य जिनयू द्वारा जोर से नहीं बोले गए थे, वे स्वयं से मौन प्रतिज्ञान थे। जू नेनियन को सिर झुकाए देखकर जिनयू ने कुछ सांत्वना भरे शब्द कहे, फिर मुड़कर बेडरूम के दरवाजे से बाहर चला गया, जहां ये शाओटिंग पहले से ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही जिनयू प्रकट हुआ, ये शाओटिंग ने उत्सुकता से पूछा, जिनयू, मेरी भाभी ठीक है ना? कृपया उसे मेरे लिए बताइए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिनयू ने ये शाओटिंग के पेट पर मुक्का मारा, फिर धीरे से अपना हाथ वापस ले लिया। भले ही यह जानबूझकर नहीं किया गया हो, फिर भी तुम पिटाई के लायक हो। अरे उसकी मंगेतर, उसने अपनी शर्त उतारकर उसके साथ बिस्तर भी साझा नहीं किया था, फिर भी यह बदमाश इतनी आसानी से ऐसा करने में कामयाब रहा। वह जानता था कि यह अनजाने में हुआ था, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा करने की हिम्मत की तो जिन यू उसे आज जीवित छोड़ देगा। जिन यानवांग नाम व्यर्थ हो जाएगा। अपना हाथ वापस खींचते ही जिनयू के दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन जू नेनियन की लाल आंखों के बारे में सोचकर उसका दिल बैठ गया। इस क्षण वह वास्तव में ये शाओटिंग को काटना चाहता था। उस लड़की में आत्मसम्मान की भावना बहुत प्रबल थी, और वह ऐसी व्यक्ति थी जो चीज़ों को अपने तक ही रखना पसंद करती थी। कल लगभग प्रताड़ित किए जाने के बाद और अब आज की इस घटना के बाद उसे नहीं पता था कि इससे उस पर और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। उत्तेजित महसूस करते हुए जिनयू ने अपने बालों में हाथ फेरा और दरवाजे पर ध्यानहीनता से खड़ा हो गया। ये शाओटिंग को पहले जू नेनियन से एक थप्पड़ और फिर जिनयू से एक मुक्का मिला। उसे विशेष रूप से अन्याय महसूस हुआ। अगर उसे पता होता तो वह यहाँ नहीं आता। आमतौर पर जिनयू के साथ उनका रिश्ता इतना करीबी था कि वे एक दूसरे के सामान में अंतर नहीं करते थे। कौन जानता था कि जब वह अपने भाई की रजाई उठाता था तो अंदर एक महिला होती थी। सौभाग्य से उसकी चमड़ी मोटी थी और उसे मार खाने का डर नहीं था। और ईमानदारी से कहें तो उसे इस पिटाई के लिए जवाब देने का कोई कारण नहीं मिला। जल्द ही ये शाओटिंग का चेहरा सूज गया, जिससे वह बाईं और दाईं ओर जिनयू के साथ सम्मित हो गया। इसी समय उसने देखा कि जिनयू के चेहरे पर भी 5 अंगुलियों के निशान थे, हालांकि वे इतने स्पष्ट नहीं थे। जब तक जिनयू इच्छुक न हो या अचानक से न पकड़ा जाए, बहुत कम लोग उसके चेहरे को छूने के लिए उसके इतने करीब आ सकते थे। एक तरफ जिनयू और ये शाओटिंग दोनों चिंतित थे कि इस घटना का असर जू नेनियन पर पड़ सकता है। आखिरकार अभी अभी डू जियाहाओ के साथ मामला हुआ था और अब एक और हास्यास्पद गलतफहमी पैदा हो गई थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से चिंताजनक था। दूसरी ओर जू नेनियन अपनी पीठ हवा में उठाए बैठी थी और निराशा से अपने हाथ की ओर देख रही थी। ये भयानक है, ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में जहर हो गया है। उसे लोगों को थप्पड़ मारने का इतना शौक क्यों है? यह एक अच्छा संकेत नहीं है। फिर भी उसे जिनयू और ये शाओटिंग को थप्पड़ मारने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि दोनों बार उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे पहले गलतफहमी पैदा हुई थी। उसे बस यही डर है कि थप्पड़ मारना उसकी आदत बन जाएगी और भविष्य में वह किसी को भी थप्पड़ मार देगी जो उसे कहीं भी छुएगा। काफ़ी देर तक टालमटोल करने के बाद जू नेनियन अंततः बिस्तर से बाहर निकल आया। लिविंग रूम में जिनयू और ये शाओटिंग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जू नेनियन को नीचे आते देख ये शाओटिंग अपने पैरों पर कूद गया, उसके बगल में रखी कुर्सी को गिरा दिया और जमीन पर गिर गया। भाभी, मुझे माफ़ करना, ये शाउटिंग की ऊंची आवाज़ पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी, जिससे जू नेनियन चौंक गया। जू नेनियन जानता था कि यह घटना महज एक गलतफहमी थी और इसलिए वह ये शाउटिंग को दोष नहीं दे सकता था। इसके अलावा उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ भी मारा था। जिनयू और ये शाउटिंग के चेहरों पर सम्मिलित थप्पड़ के निशान देखकर जू नेनियन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके होंठ हल्के से हिले जब शू नेनियन ने कहा, जिनयू ने मुझे पहले ही बता दिया है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। आशय ये था कि इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। जू नेनियन के नाराज न होने से ये शाओटिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही वह जिनयू के रवैये से कुछ हद तक हैरान भी था। जिनयू और उसके बीच का रिश्ता ऐसा था कि जिनयू उससे झूठ नहीं बोलेगा।
चूंकि उसने दावा किया था कि उसे एक गोल चेहरे वाली लड़की मिल गई है जिससे वह शादी करना चाहता है, इसलिए उसे संभवतः जू नेनियन के साथ कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अचानक उसने अपना तरीका कैसे बदल दिया। आपातकालीन स्थिति में जू नेनियन को बचाना समझ में आता है, लेकिन वह उसे अपने घर क्यों लाया था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह न केवल उसे अपने साथ लाया था, बल्कि उसने उसे अपने कमरे में रहने भी दिया था। यह एक मजाक था। जिन यू कौन था? उन्होंने उसे जीवित हिजड़ा यूं ही नहीं कहा। जब से वे मिले थे उसने कभी भी जिन यू को किसी लड़की के करीब होते नहीं देखा था। किसी महिला को अपने कमरे में रहने या अपने बिस्तर पर लेटने देना तो दूर की बात थी, ये बिल्कुल असंभव था। फिर भी असंभव घटित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन यू सुंदरता से मोहित हो गया था? सुंदरता की बात करें तो जू शिन्यू को भी एक सुंदरी माना जाता था। जिन यू ने कभी उसके प्रति दोस्ताना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? यद्यपि उसकी तुलना जू नेनियन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह इतनी बुरी भी नहीं थी, है ना? बहुत सोचने के बाद ये शाओटिंग केवल ये निष्कर्ष निकाल सका कि जीवित नपुंसक जिन यू नश्वर इच्छाओं से प्रेरित था। एक रात आराम करने के बाद जू नेनियन असाधारण रूप से उत्साहित थे। उसने जिन यू के बाथरूम में झरने के पानी से स्नान भी किया और चमकती हुई और जीवंत हो उठी। जिन यू ने जू नेनियन की ओर देखा, वह एक कदम नीचे की ओर चली गई। उसने अपने शरीर पर एक बेज रंग की शर्ट और एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके टखनों तक पहुंच रही थी। जब वह चलती थी तो उसकी स्कर्ट सुंदरता से घूमती थी। वह सुरुचिपूर्ण और आकर्षक थी तथा उसकी मुद्रा हल्की और कोमल थी। उसके काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे, चिकने और चमकदार। उसे अपनी ओर घूरते देख उसने अपने होंठ उठाए और उस पर हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसकी चमकदार आंखें और सफ़ेद दांत और भी अधिक स्पष्ट हो गए तथा उसके चेहरे के भाव मनोरम हो गए। उस मुस्कुराहट के कारण उसकी भौहों पर एक कोमल रंग छा गया और उसका पूरा शरीर एक आकर्षक आकर्षण से भर गया। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल ऐसी ही दिखनी चाहिए। जिन यू न सिर्फ हक्का बक्का रह गया, बल्कि ये शाओटिंग भी उसकी बेरुखी देखकर दंग रह गया। उसने जल्दी से नज़रें फेर लीं और एक कुर्सी खींचकर बोला, छोटी भाभी बैठ जाए। ये शाओटिंग को इतना बेरुखा व्यवहार करते देख जिन यू भी हकीकत में आ गया। उसने अपने पिछले दांत पीस लिए और उसकी पतली फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये बच्चा अपनी जगह भूल गया है? जू नेनियन क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गए और विनम्रता से उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद। सुंदरी की कोमल आवाज़ ये शाओटिंग के कानों में पड़ी, जिससे उनके चेहरे पर एक शर्मनाक मुस्कान आ गई। ये दृश्य देखकर जिन यू ने अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच गोलाकार में दबाया। कुछ चिड़चिड़ा महसूस करते हुए उसने अपने कॉलर के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। उसकी सांस फूल रही थी। नाश्ता चुपचाप बीत गया। जिन यू ने अपना चेहरा ठंडा रखा, जिसकी जू नेनियन को आदत हो गई थी। चूंकि मेज़बान ने बात नहीं की, इसलिए स्वाभाविक रूप से जू नेनियन इधर उधर बेकार नहीं बैठे और लगातार बातें नहीं करते रहे। ये शाओटिंग वास्तव में माहौल को हल्का करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जिन यू ने उसे एक ठंडी, चेतावनी भरी नज़र से देखा। नाश्ता जिन यू परिवार की आया द्वारा बनाया गया था, जो बहुत स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन ठीक था। नाश्ते के बाद जू नेनियन जू जिकियांग को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहता था और जिन यू तुरंत खड़ा हो गया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। ये सुरक्षित नहीं है। जिन यू ने उसे बीच में रोका। क्या तुम भूल गई हो कि कल क्या हुआ था? उसका चेहरा भले ही बहुत सुरक्षित न हो, लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया गया था, यहाँ तक कि बाहर निकलना भी जोखिम भरा था। कल की घटना घटित होने से पहले वह कई बार काउंटी में घूम चुकी थी और उसे किसी ने परेशान नहीं किया था। इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि भविष्य में जब भी वह बाहर जाएगी तो उसे साथ ले जाना पड़ेगा, खासकर तब जब वह उसका अपना नहीं था और वह उसे हमेशा परेशान नहीं कर सकती थी। हालांकि जिन यू ने जो कहा वह सच था। कल की घटना का अनुभव करने के बाद वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि उसके साथ फिर से कोई दुर्व्यवहार हो। ऐसा लग रहा था कि आत्मरक्षा तकनीक सीखने को उसके कार्यक्रम में आगे बढ़ाना होगा। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी, जू नेनियन ने बहुत असहज महसूस करते हुए कहा। क्या यह आदमी हमेशा उससे परेशान नहीं रहता था? वह अचानक उसके बारे में इतना चिंतित क्यों हो गया? यद्यपि वह अब भी सीधे चेहरे और बिना किसी भाव के बोलना पसंद करता था, फिर भी पहले की तुलना में उसका व्यवहार बहुत बेहतर हो गया था। जब वे दोनों एक साथ घर से निकले तो ये शाओटिंग उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन जिन यू ने उसे एक काम दिया, जाओ और वांग बियाओ को चेतावनी दो। डू जियाहाओ के मामलों में दखल मत दो। ये शाओटिंग ने चेहरे पर लालसा भरी नज़र के साथ अपना हाथ बढ़ाया। वापस आओ। अस्पताल पहुंचने पर जू नेनियन ने प्रवेश द्वार पर जू जिकियांग के लिए कुछ खाना लाया और ऊपर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल के कमरे में आगंतुक होंगे। ये ली किंगशुई और उसका प्रेमी चौथा भाई था। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर अंदर बैठे 3 लोगों ने एक साथ उधर देखा।
जू नैनियन और जिनयू को आते देख ली किंगशुई अपराधबोध और दुख से भरकर जू नैनियन का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, जू परिवार की बहन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ये घटना ली किंगशुई की वजह से हुई थी, लेकिन वास्तव में वह भी एक पीड़ित थी और जू नैनियन ने उसे कभी दोषी नहीं ठहराया था। उसे आवेग में आकर कार्य करने और डू जियाहाओ से भिड़ने का पछतावा था, लेकिन उसे उसकी मदद करने का कोई पछतावा नहीं था। एक और मौका मिलने पर वह आवेग में आकर खुद को डू जियाहाओ के ध्यान में नहीं लाएगी, लेकिन वह फिर भी ली किंगशुई की मदद करेगी। बात बस इतनी है कि दूसरों की मदद करने का तरीका अब इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। ये सब अतीत की बात है बहन किंगशुई, इसकी चिंता मत करो। देखो, मैं ठीक हूं ना। जू नैनियन मुस्कुराया और उसके सामने घूम गया। जब वह घूमी तो उसकी स्कर्ट एक चाप में झूल गई और उसके पीछे खड़े जिनयू ने उसकी मुस्कान को इतनी प्यारी तरह से देखा कि उसकी गहरी आंखों में मनोरंजन की झलक झलक उठी। यह महिला शीघ्र ही स्वस्थ हो गई तथा सकारात्मक एवं आशावादी हो गई। ऐसी घटना के बाद वह न तो रोई और न ही इसके बारे में बात करने से कतराई, न ही वह इसके कारण पुरुषों का सामना करने से डरी। उसने शांतिपूर्वक अपने दुख को शक्ति में बदल दिया, ये जानते हुए कि रोना व्यर्थ है, और उसने समस्या को जड़ से सुझाने का प्रयास किया। इसलिए उसने उनसे आत्मरक्षा तकनीक सिखाने के लिए कहा, यहाँ तक कि वह अपनी आय का आधा हिस्सा देने को भी तैयार हो गई। वह बहुत मजबूत महिला थी और साथ ही बहुत बुद्धिमान भी। वह इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और क्या गौण है। वह कोमल और आकर्षक दिखती थी, लेकिन कांटों से भरे कैक्टस की तरह थी। चाहे वातावरण कितना भी कठोर और बंजक क्यों न हो, वह शीघ्रता से अनुकूलन करने, स्वस्थ रूप से विकसित होने और आकर्षक फूलों से खिलने में सक्षम थी। एक पल के लिए अपनी अत्यधिक सुंदरता को दरकिनार करते हुए जिनयू ने पाया कि वह अधिक आकर्षक होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि उसके अभद्र रूप के अलावा उसमें कोई दोष नहीं था। वह गलत था, उसे जू जियाओ नहीं कहा जाना चाहिए। यह महिला नाजुक दिखने के अलावा एक कठोर और दृढ़ व्यक्ति थी। जू नैनियन को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि उसके कार्यों ने जिनयू की नज़रों में उसकी अनुकूलता को और बढ़ा दिया था। हालांकि जाहिर है उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे न केवल शांत बल्कि मुस्कुराते और सांत्वना देते हुए देखकर ली किंगशुई की उसके प्रति अच्छी धारणा बढ़ गई और उसे अधिक पश्चाताप हुआ तथा उसने भविष्य में उसका बदला चुकाने का संकल्प लिया। ली किंगशुई का जू जिकियांग से मिलने आना यह दर्शाता है कि वह हृदयहीन और कृतघ्न नहीं थी। जू नैनियन को यह व्यापारिक साझेदार बहुत पसंद था। उसने सोचा कि यदि भविष्य में उसका व्यवसाय विस्तृत हुआ तो उससे बेहतर साझेदार कोई नहीं होगा। कल की तुलना में जू जिकियांग आज काफी बेहतर दिख रहा था। अपने अपराध बोध के कारण ली किंगशुई ने चौथे भाई के साथ बारी बारी से जू जिकियांग की देखभाल करने के लिए अस्पताल में रहने पर जोर दिया, जब तक कि उसे छुट्टी नहीं मिल गई। इससे उसकी वास्तविक बहन शू नैनियन की कोई भूमिका नहीं रह गई। चूंकि कोई व्यक्ति जू जिकियांग की देखभाल में मदद कर रहा था, इसलिए जू नैनियन अस्पताल में नहीं रुका। उसे याद आया कि उसे क्या करना था। एक घर की तलाश करें, एक स्टोरफ्रंट चुनें ताकि जितनी जल्दी हो सके काउंटी में बस सकें और फिर व्यवसाय करना शुरू कर सकें। कहीं भी बसने की जगह नहीं। 5 अपडेट। इस बार जिनयू ने जू नैनियन का पीछा किया और उसकी दयालुता के कारण उसे अचानक लगा कि वह अब उतना परेशान नहीं कर रहा था। सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए जू नैनियन, जो काउंटी शहर से बहुत परिचित नहीं थे, ने जिनयू से पूछा, क्या आप यहाँ आसपास किराए पर उपलब्ध किसी बड़ी दुकान के बारे में जानते हैं? क्या आप एक दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं? जिनयू ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया। जू नैनियन ने सिर हिलाया, मैं काउंटी शहर में एक दुकान खोलना चाहता हूँ। केक बेच रहे हो? वह जिस केक का जिक्र कर रहा था वह लियुएसू था। जू नैनियन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं एक रेस्तरां खोलना चाहता हूँ। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह केवल एक औसत रेस्तरां ही खोल सकती थी। यदि वह रेस्तरां बहुत बड़ा होता तो उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता। आप कहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? जिनयू ने एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा। काउंटी शहर में रेस्तरां खोलने के लिए उसे कम से कम रहने की जगह की आवश्यकता होगी। मैं बस एक दुकान ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, उसने जवाब दिया, जबकि उसकी निगाहें सड़क पर इधर उधर घूम रही थीं, किराए पर लेने के लिए उपयुक्त दुकान की तलाश में। स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। यद्यपि अच्छी शराब के लिए किसी झाड़ी की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी कम ग्राहकों वाली जगह की अपेक्षा अधिक ग्राहकों वाली जगह ढूंढना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि काउंटी शहर की सभी केंद्रीय दुकानें लगभग किराए पर दी गई थीं, केवल कुछ छोटी दुकानें ही किराए पर नहीं दी गई थीं। लेकिन दुकानें शू नैनियन की पसंद के हिसाब से बहुत छोटी थीं, उनमें केवल 3 या 4 मेजों के लिए ही जगह थी, जो स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त थी। अधिकांश लोगों ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर भोजन का समय निर्धारित कर रखा था, तथा 3 या 4 टेबलों पर बहुत से लोगों के लिए जगह नहीं थी, जिसके कारण व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ। इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक दुकान नहीं मिली, जिससे जू नैनियन कुछ हद तक निराश हो गई।
नानशुई में मेरा एक घर है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? उसकी सिकुड़ी हुई भौहें और व्यथित रूप देखकर जिनयू उसकी भौहें शांत करने के लिए उत्सुक था। नानशुई में आपका घर है? जू नेनियन ने आश्चर्य से पूछा। नानचेन काउंटी का सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र वहीं था, क्योंकि अधिकांश घर रिपब्लिकन युग के बचे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि यह सड़क वह स्थान है जहां जमींदार का परिवार रहता था। घर काफी बड़े होने चाहिए, लेकिन वह क्षेत्र मुख्यतः आवासीय था और वहां लगभग कोई भी दुकान नहीं खोलता था। फिर भी ये तथ्य कि जिनयू का वहां एक घर था उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर गया। एक सैनिक का भत्ता कितना हो सकता है? वहां एक मकान की कीमत कम से कम कई हजार या लगभग 10,000 होगी। ये वर्तमान युग में है जहां आवास की कीमतें बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस युग में कई हजार युआन बहुत बड़ी रकम थी। उदाहरण के लिए उसके पास जो 600 युआन थे उनसे वह 3 महीने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर की दुकान किराए पर ले सकती थी, जिसमें उसके कमरे का किराया, दुकान के लिए मेज और कुर्सियां खरीदना तथा अन्य कई सामान शामिल थे। यदि यह भविष्य में होता तो 600 युआन एक महीने के जीवन यापन के खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं होते। इस समय जू नेनियन ने जिनयू को बहुत गहरी निगाह से देखा, मानो वह किसी भ्रष्ट अधिकारी को देख रही हो। उसकी नम, बड़ी आंखें देखकर जिनयू अपने दांतों के अंदर अपनी जीभ चलाने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने बताया, यह मेरे दादाजी ने छोड़ा था। यदि यह उनके दादा द्वारा नहीं छोड़ा गया होता तो भी वे गबन का सहारा नहीं लेते। वो परिवार और जिन परिवार राजधानी में प्रमुख घराने थे, इसके अलावा उनकी माँ वो परिवार की एकमात्र बेटी थीं। उनके परिवार को कभी भी पैसों की कमी नहीं रही। एक क्षण सोचने के बाद जिनयू ने कहा, मैं भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में शामिल नहीं होऊंगा। उसके विचार उजागर हो गए। जू नेनियन को तुरंत अजीब लगा। आहा, मैंने कभी नहीं कहा कि आप भ्रष्ट हैं। हाथ रखने के लिए जगह न होने के कारण वे उसके सामने आगे पीछे हिलने लगे तथा उसका चेहरा एक बनावटी मुस्कान से लगभग कठोर हो गया। उसकी शर्मिंदगी को देखकर जिनयू मन ही मन हंसा और सोचने लगा कि जब वह किसी पर शक कर रही थी तो उसे अजीब क्यों नहीं लग रहा था। जिनयू जू नेनियन को नानशुई स्ट्रीट पर ले आया और वे एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। उनकी शक्ल, सूरत और व्यवहार एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जिससे गुजरने वाले राहगीर अपनी निगाहें उनकी ओर घुमा लेते थे। पुरुषों की आंखें जू नेनियन पर ही टिकी हुई थीं और महिलाएं थोड़ी अधिक संयमित थीं, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान हटाने से पहले जिनयू पर कई बार नजरें गड़ाईं। हालांकि जिन दोनों पर नजर रखी जा रही थी वे उदासीन थे और अपने आसपास के लोगों की घूरती निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। जू नेनियन अपने आसपास के वातावरण को देखने में व्यस्त थीं। सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए थे, प्रत्येक मकान अलग इकाई थी जिसका अपना आंगन था, सामान्य आवासीय परिसरों से भिन्न। उसने देखा कि पड़ोस काफी आबादी वाला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक भी रेस्तरां नहीं था, केवल कुछ छोटी दुकानें थीं। इनमें से कई प्रांगण चीन गणराज्य के जमींदारों के समय के हैं। एक बार उन्हें सील कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से खोल दिया गया है। इसके अलावा उसे एक बात का एहसास हुआ, यहाँ रहने वाले लोग उन लोगों से अलग लग रहे थे जिनसे वह पहले मिल चुकी थी। यदि उन्हें इस अनुभूति का वर्णन करना होता तो वे कहते कि ये सभी लोग एक निश्चित गर्व के साथ चल रहे थे, मानो वे अपनी ठुड्डी को बाकी लोगों से कुछ इंच ऊंचा करके चल रहे हों। इस पर विचार करने पर यह बात समझ में आती है न? यहाँ इतने बड़े आंगन का खर्चा धनवानों के अलावा और कौन उठा सकता है? जिनयू जू नेनियन के बगल में चला गया, उसे चारों ओर देखते हुए और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जगह ठीक है? जू नेनियन ने इनकार करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। यह उस घर पर निर्भर करता है जो आप मुझे दिखा रहे हैं। उसकी आंखें चमक उठती थीं। जब वह किसी पर ध्यान केंद्रित करती तो वह व्यक्ति आसानी से उसकी निगाहों द्वारा बुने गए स्वप्न में खो जाता। सौभाग्य से जिनयू समय रहते इससे बाहर निकल आया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, दोनों हाथ पीछे जोड़ लिए और स्वाभाविक रूप से अपनी नजरें फेर लीं। थोड़ा आगे चलने के बाद जिनयू एक स्वतंत्र आंगन के सामने रुक गया। आसपास की दीवार की लंबाई को देखते हुए इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। जिनयू तांबे के 2 दरवाजों के सामने रुका, जू नेनियन की ओर मुड़ा और कहा, हम यहाँ हैं। आपका घर यहाँ है। जू नेनियन ने अविश्वास से अपने सामने लगे तांबे के दरवाजों की ओर इशारा किया। ये जगह बहुत विशाल थी और यह जिनयू की थी। उनका जवाब एक साधारण हम था, जो ऐसे बोला गया मानो शब्द सोने के हों। जू नेनियन अविश्वास में मुश्किल से निगलने से खुद को नहीं रोक सका। शुरुआत में उन्होंने केवल नूडल की दुकान खोलने की योजना बनाई थी। फिर उसने सोचा कि यदि वह केवल नूडल्स ही बेचेगी तो वह नए व्यंजनों का स्वाद नहीं ले पाएगी, इसलिए उसने एक छोटे रेस्तरां पर विचार करने का निर्णय लिया। लेकिन एक छोटे से रेस्तरां के लिए इस तरह के घर का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा लग रहा था। क्या आप अंदर जाकर देखना नहीं चाहते? उसे प्रवेश द्वार पर स्तब्ध खड़ा देखकर जिनयू ने उसकी ओर अपने होंठ उठाए।
जिनयू को मुस्कुराना पसंद नहीं था और उसका चेहरा हमेशा कठोर रहता था, जिससे वह बहुत ही अप्रिय लगता था। हालांकि उनकी अचानक मुस्कुराहट ने जू नेनियन को चकित कर दिया। कृपया मुस्कुराएं नहीं। यह महसूस करते हुए कि वह एक बार फिर एक सुंदर चेहरे से मोहित हो गई थी, जू नेनियन ने घबराकर अपनी स्कर्ट का किनारा उठाया और उसकी ओर बढ़ी, देखने के लिए। बेशक मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या आप चाबी लाए हैं? वह वास्तव में चाबी नहीं लाया था, उसे यहाँ लाना एक तात्कालिक निर्णय था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह घर ढूंढ रही है। लेकिन जिनयू के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। जू नेनियन ने उसे कोई प्रयास करते हुए भी नहीं देखा था कि तभी उसने एक क्लिक की आवाज़ सुनी और ताला टूट गया। जू नेनियन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, तांबे की घंटी जितनी बड़ी, और वह हकलाते हुए बोली, तुम। हम। जिनयू ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उलझन थी। बस ऐसे ही तोड़ दिया? उसकी हथेलियां कांप उठीं। क्या कोई समस्या है? जिनयू ने उससे पूछा। जू नेनियन कई बार आश्चर्यचकित होकर अपना गला साफ नहीं कर सका। उसने अपने नंगे हाथों से एक तांबे का ताला तोड़ा था और यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। अगर वह जो पकड़े हुए था वह ताला नहीं था, बल्कि उसकी पतली गर्दन थी। उस परिदृश्य के बारे में सोचते ही जू नेनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन की हड्डियां भंगुर हो गई हों। तो एक बार उसने ऐसे ही एक दुर्जय आदमी का सामना किया था। कैसे वह पहले कई बार जिनयू द्वारा गला घोंटा गया था। जू नेनियन ने सहज रूप से अपनी गर्दन पीछे कर ली, उसकी काली और सफ़ेद आंखें डरपोकपन प्रकट कर रही थीं। जिनयू, यह महसूस करते हुए कि वह उससे डरती है, जिनयू ने असहजता से अपनी नाक के नीचे अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और जोर से खांसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। जू नेनियन ने तुरंत महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं, उसकी आंखें तांबे की घंटी से भी ज्यादा चौड़ी हो गई हैं, और उसके हाव भाव ऐसे हैं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या वह राक्षस था? वह उसकी हर सोच को क्यों समझ सकता था? और यदि वह उसके विचारों को समझ भी सकता था, तो फिर इसका उल्लेख क्यों किया? ये बहुत ही भयावह था। दूसरों के विचारों को समझने की इतनी प्रबल क्षमता के कारण लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके सामने कोई रहस्य नहीं है। जू नेनियन को लगा कि जिनयू लोगों के विचारों का अनुमान लगाने में बहुत अच्छी थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह वह स्वयं थी जो बिना किसी दिखावे के उसके सामने बहुत स्वाभाविक रूप से व्यवहार करती थी। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। जिनयू ने विषय बदलने की पहल की, दरवाजा खोला और आगे बढ़ गया। तभी जू नेनियन उसके पीछे अंदर आया। घर के अंदर एक चक्कर लगाने के बाद जू नेनियन को एहसास हुआ कि यह वास्तव में सामान्य रूप से बड़ा नहीं था। सामने और पीछे के आंगन को मिलाकर यह संभवतः उनके बाद के जीवन में उनके मिडिल स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था। यह एक उत्तम संपत्ति का अत्यधिक उपयोग प्रतीत हुआ। इसके अलावा शुरुआत में उसे यकीन नहीं था कि वह रेस्तरां खोलकर पैसा कमा पाएगी। हालांकि उसे अपने पाक कला कौशल पर पूरा भरोसा था। ऐसा लगता था कि आसपास के कई निवासी सरकारी अधिकारियों के परिवार थे। उनमें से अधिकांश में खाने के लिए कैंटीन थी और रेस्तरां में आने वाले लोग बहुत कम थे। वह इसे चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बना रही थी और उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। ये जगह बहुत बड़ी थी, अतिरिक्त जगह के कारण इसे खोलना अजीब होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हर घर का अलग आंगन है। यहाँ दुकान खोलने पर कौन ध्यान देगा? ये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। इसके अलावा घर काफ़ी बड़ा लग रहा था। इतने अच्छे घर को रेस्तरां के रूप में इस्तेमाल करना दुख की बात थी। अगर यह जीवनयापन के लिए होता तो वह काफ़ी संतुष्ट होती, लेकिन उसे और जू जिकियांग को अकेले इतनी बड़ी जगह में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 दर्जन से अधिक कमरों को मिलाकर ये केवल 2 लोगों के लिए बहुत खाली लगेगा। जब जू नेनियन हिचकिचा रही थी, उसके सिर के ऊपर से एक धीमी, भारी आवाज आई। कैसा है? क्या ये ठीक है? जू नेनियन ने उसकी ओर देखा, उसकी गहरी और असीम आंखें थीं। जू नेनियन एक क्षण के लिए हिचकिचाया। इतनी अच्छी जगह का उपयोग न करना दुख की बात होगी, और भविष्य में भी उसे अपनी आय का आधा हिस्सा उसे देना होगा। उसे आत्मरक्षा की तकनीक सिखाना ही बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन यहाँ स्टोर खोलना वास्तव में अनुचित था, निश्चित रूप से उसके पास मौजूद धन के लिए अनुचित। बड़ी जगह का मतलब था अधिक चीज़ों की व्यवस्था करना। अन्यथा ग्राहक जब अंदर आएंगे तो उन्हें हर जगह खालीपन दिखेगा, वातावरण का अभाव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पुनः तैयार करना आसान नहीं था। यदि वह इस स्थान का उपयोग दुकान खोलने के लिए करती तो उसे बाद में ऐसा करना पड़ता जब उसके पास पर्याप्त धनराशि हो जाती, ताकि वह इसे एक उच्च स्तरीय निजी डाइनिंग क्लब में बदल सके। अभी तक प्रतिष्ठा न होने के कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकती थी और इसलिए उसने इन विचारों पर ध्यान नहीं दिया। इस पर विचार करने के बाद जू नेनियन ने अंततः मना कर दिया। मैं अभी एक छोटे स्टोरफ्रंट से ही शुरुआत कर सकती हूँ। लगभग 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र ठीक रहेगा। ये जगह बहुत बड़ी है, ये फिलहाल उपयुक्त नहीं है, उसने ईमानदारी से अपने कारण बताए। उसके खेदपूर्ण भाव को देखकर जिनयू ने भौहें उठाईं और उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों पर ध्यान दिया।
केवल सक्षम, उतने समय के लिए। इसका मतलब ये था कि वह इस जगह से संतुष्ट थी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति इसकी गारंटी नहीं देती थी। जिनयू ने इस पर जोर नहीं दिया और केवल इतना कहा, तो फिर आप यहाँ रह सकते हैं। मैं दुकान के मामले में आपकी मदद कर दूंगा, मुझे एक दिन का समय दो, मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ। जू नैनियन को शक था कि उसने उसे सही सुना है, बार बार उसके हाथ हिलाते हुए, छोड़ो, ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरा भाई ही रहेंगे, अभी इतनी बड़ी जगह किराए पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह खर्च वहन नहीं कर सकती थी, इतनी बड़ी जगह, किराया कितना होगा। ये बहुत बेकार था। जिनयू, जो निरीक्षण करने में कुशल थी, ने स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया और पैसे के प्रति उसके जुनून के बारे में सोचा। उसने खांसते हुए चारा फेंका, लगता है तुम्हें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इतनी सारी परेशानियां झेल सको। श्री जिन ने अपना जाल डालना शुरू कर दिया था। उनके शब्द सुनकर जू नैनियन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ किराया बचाने के लिए एक छोटी सी जगह ढूंढना चाहती हूँ। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुमसे किराया लूंगा? उसकी गहरी और चुंबकीय आवाज़ उसके कानों के पास से गुजरी और जू नैनियन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, उसकी मोटी पलकें कुछ बार फड़फड़ाईं। तुम्हारा मतलब है, आप मुझसे किराया नहीं लेंगे? बोलते समय उसकी भावनाएं नाटकीय रूप से बदलती रहीं, जो आरंभिक भ्रम से अंततः सदमे में बदल गईं। हे भगवान, इतने बड़े और अच्छे घर के लिए जिनयू वास्तव में उससे कोई किराया नहीं लेने वाला था। क्या वह मतिभ्रम कर रही थी? जिनयू को तिरस्कृत कंजूस माना जाता था जो कीमत बढ़ा देगा, है ना? और फिर भी वह पैसे नहीं मांग रहा था। आश्चर्यचकित होकर जू नैनियन का पूरा चेहरा जीवंत हो गया। उसकी मोटी पलकें ऊपर नीचे झपकती रहीं, उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें स्पष्ट प्रकाश से चमक उठीं, उसके गाल फूल गए। उसकी हैरान अभिव्यक्ति इतनी मनमोहक थी कि सिर्फ एक नज़र ने जिनयू का गला कठोर कर दिया। उसकी पतली उंगली उसकी शर्ट के तीसरे बटन पर पड़ी और उसने उसे धीरे से खोल दिया। तीसरा बटन खुलते ही उसकी चिकनी वक्षपेशियां दिखाई देने लगीं, जो एक दृढ़ तनाव के साथ उभरी हुई थीं, जिससे एक नज़र में ही स्पष्ट हो गया कि वे कितनी शक्तिशाली थीं। जिनयू को थोड़ा गुस्सा आया, उसकी आवाज़ गहरी और भारी हो गई। मुझे अपनी आय का आधा हिस्सा दे दो, मैं तुम्हें आत्मरक्षा तकनीक सिखाऊंगा, और घर तुम्हारे रहने के लिए मुफ्त है, किराए के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जू नैनियन अभी भी जिनयू की अचानक मिलनसारिता पर आश्चर्यचकित था, जो उसके काम करने की सामान्य शैली के अनुरूप नहीं थी। अगले ही पल जिनयू ने ऐसा ही कहा। आय के बारे में बात करते हुए उसे सुनकर जू नैनियन को तुरंत एहसास हुआ कि उसे लगा होगा कि उसकी आधी आय के बदले में उसे आत्मरक्षा सिखाना उसका फ़ायदा उठाना है। तो क्या इसे बोनस लाभ माना गया? सब कुछ कहने और करने के बाद भी वह अभी भी चिंतित है कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगी और इसका मतलब उसके लिए कम होगा। उसकी अचानक अच्छाई का कारण जानकर जू नैनियन तुरंत शांत हो गया और उसे लगा कि यह उचित है। यदि वह कड़ी मेहनत करती तो एक महीने में उसकी कमाई न केवल आधी बल्कि 10वां हिस्सा भी एक साल का किराया चुकाने के लिए पर्याप्त होता। ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलो यहीं रहते हैं, हालांकि यह जगह सचमुच थोड़ी बड़ी है। जू नैनियन ने आखिरी बात खुद से बुदबुदाई। लेकिन ये भी अच्छा था, क्योंकि एक बार जब वह काउंटी में बस जाती तो अपने परिवार को यहाँ रहने के लिए लाना सुविधाजनक होता। मछली के लिए जाल सफलतापूर्वक लगाने के बाद जिनयू ने शायद ही कभी मुस्कुराहट का संकेत दिया। जब भी आप यहाँ आएंगे मैं आपकी मदद करने आऊँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी को ढूंढ सकती हूँ, जू नैनियन ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। वास्तव में पूर्वजों ने मुझे धोखा नहीं दिया, धन से शैतान को भी चक्की चलाने पर मजबूर किया जा सकता है। पैसा पाने के लिए जिनयू का रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। घर की जांच करने के बाद जू नैनियन जू जिकियांग से मिलने वापस गया और जिनयू के साथ वापस जाने से पहले 2 घंटे तक अस्पताल के कमरे में उसके साथ रहा। कुछ ही दिनों में जू जिकियांग को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जिनयू के अनुसार वह कल तक दुकान के मामलों को निपटाने में उसकी मदद कर सकता है। जू नैनियन इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि वह कितना उत्सुक था कि वह पैसा कमाना शुरू करे और वह कितनी अथक मेहनत से उसकी मदद कर रहा था। उसे इसकी सख्त ज़रूरत होगी। क्या वह सचमुच गरीब है? यह विचार उसके मन में आया और जू नैनियन ने अनायास ही प्रश्न पूछ लिया, क्या तुम सचमुच इतने गरीब हो? उसके शब्द सुनते ही वह पुनः ग्राउंड हॉग की तरह मुंह खोले खड़ी रही। तुम हम, क्या तुम एक राक्षस हो? जू नैनियन भयभीत हो गया। मैं बस अपने दिमाग में इसके बारे में सोच रहा था, तुम्हें कैसे पता चला? जिनयू ने उसके होठों को खींचा, ऐसा लग रहा था कि उसने अनजाने में कुछ बोल दिया था। चूंकि मामला ऐसा ही था। जिनयू ने रहस्यमयी भाव बनाए और उसकी गहरी आंखें उसे घूरने लगीं। ठंडे स्वर में उसने कहा, तो बेहतर होगा कि तुम अपने मन में मेरे बारे में कहानियां न गढ़ो।
जू नैनियन ने अपने निचले होंठ को काट लिया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, और वह जिन यू की ओर ऐसे चेहरे से देख रही थी जो रोने के कगार पर था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, यह आदमी बहुत तेज था, वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रही थी। बेशक जू नैनियन सिर्फ झुंझलाहट में उलझी हुई थी और वास्तव में रोने वाली नहीं थी, लेकिन एक हल्की सी भौं के साथ उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों में पानी की चमक ऐसी लग रही थी मानो वह किसी भी क्षण गिर सकती है। जिन यू ने टस्क किया और उसकी उंगलियां चौथे बटन पर आ गईं। वह इसे खोलने के बारे में सोच रहा था, वह गर्म था। यह महसूस करते हुए कि चौथा बटन उसकी छाती के नीचे था, जिन यू की उंगलियां अंततः नहीं हिलीं। मैं आपको आपके घर से आपका सामान लेने ले चलूंगा, उन्होंने सही समय पर विषय बदलते हुए कहा। जू नैनियन एक कर्मठ महिला थी, अब जब उसे रहने के लिए जगह मिल गई थी तो उसे अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे यान क्विहुआ और जू दावेई को सूचित करना था। जिन्यू किंगशान गांव गए, जहां काले रंग की सेडान कार काउंटी शहर में भी शायद ही कभी देखी जाती थी, ग्रामीण इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे ही जिन्यू की कार गांव में दाखिल हुई, गांव वाले उत्साह में शामिल होने के लिए वहां एकत्र हो गए। असहाय जिन्यू के पास अपनी खिड़की नीचे करने और इन उत्साही पड़ोसियों का अभिवादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे क्या ये नैनियन नहीं है? वास्तव में ये नैनियन है। आप कहाँ थे? क्या आप अपने प्रिय के साथ बाहर हैं? ग्रामीणों के गर्मजोशी भरे शब्द लहरों की तरह उसकी ओर आए, और जू नैनियन ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। प्रयास से उसका चेहरा लगभग कठोर हो गया। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नंगी नितंबों वाली बंदरिया कलाबाजी करते हुए उसे देख रही हो। अंततः उत्साही ग्रामीणों को विदा करने के बाद जू नैनियन कार में गिर पड़े। आह, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको यहाँ गाड़ी चलाने नहीं देता। वह आलस से सीट पर पीछे की ओर झुक गई, इतनी आलस्य से कि अपनी पलकें भी नहीं खोल पाए, और आधी बंद आंखों से उससे बात करने लगी। वहां एक मुलायम कोमल बंडल पड़ा था जिसे चुटकी में लेने का मन कर रहा था। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि जिन यू ने धीरे से मुस्कुराहट दी, और मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो, उसने अपना हाथ उठाकर उसके बालों को बिखेर दिया। जब उसने उसके मुलायम बालों को छुआ तो जिन यू ठिठक गई और आश्चर्य से उसके हाथ को देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने अनजाने में अपने कार्यों पर नियंत्रण खो दिया था। जू नैनियन ने भी उसे मूर्खता से देखा, उसका गोरा चेहरा जिन यू को चकाचौंध कर रहा था और उसकी आंखों में चमक ला रहा था। तुम क्या कर रहे हो? जू नैनियन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, नमी और आड़ू के फूलों की चमक से धुंधली इच्छा को जगा रही थीं। जिन्यू की आवाज भारी हो गई थी जब उसकी नज़र उसकी साफ काली और सफ़ेद आंखों पर पड़ी। वह अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था और जानबूझकर अपने चेहरे के भावों को कड़ा कर रहा था। आपके सिर पर कुछ गंदगी थी। ऐसा कहते हुए उसने जानबूझकर उसके सिर के ऊपर थपथपाया। लो, ये चला गया। उसने उससे 0 डिग्री से भी अधिक ठंडे स्वर में बात की, जिससे जू नैनियन अनायास ही कांप उठी। हे, धन्यवाद। जिन यू ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसके घर की ओर गाड़ी चलाना जारी रखा। जब यान कुइहुआ ने सुना कि जू नैनियन काउंटी शहर में एक दुकान खोलने जा रहा है तो वह बहुत खुश हुई। उसने जू नैनियन को कमरे में खींच लिया और उस पर ढेर सारे सवाल दाग दिए। बेबी नियान, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? यदि नहीं तो माँ आपके लिए कुछ उधार ले लेंगी। क्या वह स्थान सुरक्षित है? क्या जियो जिन ने आपको इसे खोजने में मदद की? क्या यह उसके घर से दूर है? अगर यह वास्तव में दूर है तो जियाओ जिन से इसे सुझाने में मदद लें। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जू नैनियन मनोरंजन और गहरी भावना के बीच फंसी हुई थी। ये सब जिन यू द्वारा व्यवस्थित किया गया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिकियांग मेरे साथ काउंटी शहर जाए। जब मेरा व्यवसाय स्थिर हो जाएगा तो मैं माँ, पिताजी और अपने छोटे भाई को शहर ले आऊंगा। ये सुनकर कि जिन यू ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, यान कुइहुआ उससे और भी अधिक प्रसन्न हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये जियो जिन वास्तव में अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। माँ ने तुम्हारे लिए गलत व्यक्ति नहीं चुना। अपने माता पिता की चिंता मत करो, बस अपना काम अच्छे से करो। जब कोई भारी या थका देने वाला काम करना हो तो उसे जिकियांग को सौंप दें। वह हमारे परिवार का पुरुष है और पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप उसे इसके लिए वेतन मत दीजिए। ये जानकर कि उसकी बेटी उसे और बच्चों के पिता को काउंटी शहर में लाना चाहती है, यान कुइहुआ का दिल खुश हो गया और वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हो गई कि उसने अपनी बेटी पर व्यर्थ ही प्यार नहीं किया था। माँ, जिकियांग केवल 15 साल का है, वह अभी भी छोटा है। जू नैनियन ने अपना माथा रगड़ा। वह अभी तक आदमी भी नहीं बना था, और आखिरकार वह उसका छोटा भाई था। उससे सारे गंदे और थकाऊ काम करवाना कोई मतलब नहीं रखता था। उसने पहले कभी किसी माँ को अपने बेटे का शोषण करने के लिए इतना तत्पर नहीं देखा था। यान कुइहुआ को इसकी कोई चिंता नहीं थी। गांव के मुखिया के पोते टाई नियू की शादी 15 साल की उम्र में ही हो चुकी है। युवा से आपका क्या मतलब है? वह अब जवान नहीं रहा।
बस अपनी माँ की बात सुनो और उससे सारे भारी और गंदे काम करवाओ। ठीक है। बूढ़ी महिला के सोचने का तरीका एकदम से बदलना मुश्किल था, इसलिए उसने इसकी कोई उम्मीद छोड़ दी थी। आपने जो जगह किराए पर ली है वह कितनी बड़ी है? यान कुइहुआ ने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की और जल्दी से दूसरे विषय पर चले गए। जू नैनियन ने सोचा कि उसकी माँ चिंतित थी कि जू जिकियांग के साथ रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी और उसने जल्दी से कहा, ये बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कमरे हैं। एक बार जब मैं पर्याप्त पैसा कमा लूंगा तो मैं आपको, पिताजी, डोयू और जिचेंग को भी यहाँ ले जाऊंगा। यान कुइहुआ इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 1 दर्जन से अधिक कमरे, इतने सारे? फिर उसने सुझाव दिया, क्यों न जियो जिन को अपने साथ रहने दिया जाए। इतने सारे कमरे खाली होने के कारण, और मैंने उसकी माँ से सुना है कि जियो जिन को जल्द ही सेना में वापस लौटना पड़ सकता है। वह बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए समय निकालना होगा। आप पके हुए बत्तख को उड़ने नहीं दे सकते। जू नैनियन का मुंह फड़क उठा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने आपत्ति की तो यान कुइहुआ के पास उसे मनाने के लिए विकृत तर्क होंगे। उसकी लगातार बकबक सुनने से बचने के लिए जू नैनियन ने खुद को संभाला और भारी विषयों से दूर हट गई। मम, समझ गई। उसने केवल इतना कहा कि वह समझ गई है। वह सहमत नहीं थी, इसलिए उस पर अपनी मां को धोखा देने का आरोप लगाना मुश्किल था। यान कुइहुआ अंततः संतुष्ट हो गया और उत्साहित होकर जू नैनियन के लिए कपड़े पैक करने चला गया। जिनयू हॉल में बैठा था जब जू दावेई ने उसे 1 गिलास पानी पिलाया। जिनयू की दुर्जेय उपस्थिति के सामने थोड़ा असहज महसूस करते हुए उन्होंने कहा, जियो जिन, थोड़ा पानी पी लो। यद्यपि जिनयू उनका दामाद था, फिर भी उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण थी। वहां चुपचाप बैठे रहना ही लोगों को सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। जिनयू मुख्य रूप से कमरे के अंदर हो रही बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि उसने अपना नाम भी सुना था। जू दावेई की आवाज़ सुनकर वह वास्तविकता में वापस आ गया और अपने भावी ससुर को वास्तव में उसके लिए पानी का गिलास पकड़े हुए देखकर जिनयू जल्दी से खड़ा हो गया, दोनों हाथों से गिलास लिया और थोड़ा झुका। धन्यवाद चाचा। चाचा, कृपया बैठ जाइए। जिनयू को पता था कि जू दावेई को चलने फिरने में दिक्कत है, इसलिए उसने जल्दी से उसे एक स्टूल पर बैठने में मदद की। वह अपने आप से नाराज था कि उसका ध्यान भटक गया और उसने एक प्राचीन को अपनी सेवा करने की अनुमति दे दी। जू दावेई चौंक गया जब जिनयू अचानक खड़ा हो गया। उसने सोचा कि उसे मारा जाएगा। इसका मुख्य कारण ये था कि जिनयू की आभा बहुत ठंडी और अगम्य थी। लेकिन जिनयू को इतना विनम्र देखकर दावेई कुछ हद तक खुश हुआ। जू डोयू और जू जिचेंग स्कूल गए थे और जू नैनियन ने जिनयू के साथ जाने से पहले अपने दोनों भाइयों के वापस आने का भी इंतजार नहीं किया। उसे जल्दी से जगह को साफ करना था ताकि वह उसी दिन रहने के लिए तैयार हो जाए। जिनयू के परिवार के घर पर रहने और संभावित रूप से अधिक गलतफहमियां पैदा करने से बेहतर है